हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएसजे का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, जो कि 12 फरवरी 2023 को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। दोस्तों मैं आपको ये डेट इसलिए बताता हूँ अक्सर अपने वीडियो में, क्योंकि आप अभी से भी तैयारी अगर करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी 20-25 दिन हमारे पास बचा है एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आप लोगों के सामने सीआरपीसी मीन्स की जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसका एमसीक्यू सेशन मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं और इसी एमसीक्यू सेशन को इसमें सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये मेजर पोर्शन होता है, ये मेजर पार्ट होता है जो कि हमारे यूपी पीसीएसजे का सिलेबस है। इसको मेजर सब्जेक्ट कहा जाता है और इस मेजर सब्जेक्ट का अगर हम तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए इसमें से 15 या 18 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़े और इस पीडीएफ को प्राप्त करें तो दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके ये लॉ विथ रोनित सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही आप सर्च करते हैं वहाँ पे एक ग्रुप आ जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो ले रहा हूँ ये सिविल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का है, इसी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो है चैप्टर नंबर मीन्स की धारा 1 से लेकर के धारा 5 तक का इसमें जो क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसको हम लोग हमेशा मिस कर देते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे पहले ले रहे हैं। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब मिली की थी, कब स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी 25/1/1974 को, मीन्स की 25 जनवरी 1974 को, मीन्स की आज 23 तारीख है, 2 दिन बाद आपको ये एसेंट मिल जाएगा कि मीन्स की 25/1 मीन्स की 25 जनवरी 1974 को इसकी स्वीकृति मिल गई थी। तो आप इसको कोरिलेट करके जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 25 जनवरी 1974 को प्राप्त हुई थी। तो ये फैक्ट आपको लर्न करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि राष्ट्रपति का एसेंट कब मिला तो और उसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है, सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुआ, ये इन्फोर्समेंट कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1974 से ये इन्फोर्समेंट हुआ था। देख लीजिए इसका वेटेज, इस क्वेश्चन का वेटेज देखिए कहाँ कहाँ किस किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन का वेटेज क्या है। इसीलिए एज अ एविडेंस आपके सामने ये सभी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है कि हाँ आप देख सकते हैं झारखंड में पूछा गया, बिहार में भी, उत्तरांचल में भी, झारखंड में भी, मीन्स कि बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। 1973 मीन्स की अप्रैल 1974 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा। यह उपबंध संहिता की धारा 1 सब क्लॉज 3 में किया गया है। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 से प्रवृत्त हुआ था। आपको बस ये लर्न करके रखना है कि प्रवर्तन में कब हुआ। तो ये जब इसका प्रवर्तन हुआ, जब ये प्रवृत्त हुआ 1 अप्रैल 1974 को ये प्रवृत्त हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवर्तन में हुआ। ये कब प्रवर्तन में आया? ये 3 फरवरी 2013 से प्रवर्तन में आया। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम जो 2013 का जो बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, सीआरपीसी में हुआ था, आईपीसी में हुआ था, इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ था। मीन्स की ब्रॉडर तरीके से इस पर निर्भया का जब निर्भया केस चला था, निर्भया केस के बाद इस पर जेएस वर्मा की कमेटी बैठी थी और जेएस वर्मा की कमेटी के बाद इस पर क्या किया गया, मंथन किया गया और उसके बाद से इस पर संशोधन किया गया। तो ये 2013 का जो ये संशोधन हुआ है ये कब से लागू हुआ था? ये 3 फरवरी 2013 से ये संशोधन लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 को अंतिम बार कब संशोधित किया गया था? तो अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि संशोधन भी इसका इंपॉर्टेंट है। अभी 2013 का भी आप लोगों ने अमेंडमेंट देखा, 2005 का भी अमेंडमेंट अभी आप देखेंगे। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है सीआरपीसी में वो 2018 का लेटेस्ट अमेंडमेंट है। आपको ये बातें लर्न करनी पड़ेंगी। इस तरह से 4 दे देगा कि हाँ कब क्या कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो आपको ये लर्न। 11 अगस्त 2018 को जो हुआ था इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अंतिम बार वर्ष 2018 में संशोधित किया गया, जिसे 11 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप हमेशा छोड़ देते होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप कमांड रखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब एग्जामिनेशन का ट्रेंड जो है वो बदल रहा है, धीरे धीरे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता में जमानती तथा गैर जमानती अपराध का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है? जो जमानती और गैर जमानती अपराध के बारे में किसके तहत किया गया है? तो ये किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में। जब हम अनुसूची की बात करते हैं, मीन्स की शेड्यूल की बात करते हैं, तो इसके पास 2 शेड्यूल है, एक शेड्यूल 1 है और एक शेड्यूल 2 है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि शेड्यूल 1 में क्या दिया गया, शेड्यूल 2 में तो फॉर्म के बारे में दिया कि कौन कौन सा फॉर्म होता है। SOP CBT
ये आपका शेड्यूल फर्स्ट हो गया। सॉप CBT, सॉप का मतलब होता है, यस का मतलब होता है सेक्शन, ओ का मतलब होता है ऑफेंसेस, पी का मतलब होता है पनिशमेंट। ये किसका सेक्शन, किसका ऑफेंस, किसका पनिशमेंट, ये सेक्शन हो गया, ऑफेंस हो गया और पनिशमेंट हो गया। ये IPC के बारे में बता रहा है। ठीक, अब बात करते हैं CBT का। मीन्स कि कॉग्निजेबल है कि मामला नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है मामला कि नॉन बेलेबल है, ट्राइएबल बाई विच कोर्ट, ये मामला आ जाता है CRPC का। तो आप दोनों को भाई बहन कह सकते हैं कि IPC के साथ साथ CRPC चल रहा है, CRPC के साथ साथ IPC चल रहा है। तो यही शेड्यूल फर्स्ट में बताया गया है, आप लोग इसको लर्न करके रख सकते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि कॉलम 5 में CRPC के शेड्यूल फर्स्ट के कॉलम 5 में क्या किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो बेलेबल के बारे में बताया गया है कि नॉन बेलेबल के बारे में बताया गया, कॉग्निजेबल के बारे में बताया गया है कि पनिशमेंट के बारे में बताया गया। तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे बेलेबल और नॉन बेलेबल के बारे में बताया गया है। कॉलम 6 में क्या पूछ देता है, तो ट्राइबल बाय विच कोर्ट के बारे में पूछ देता है। तो ये कॉलम आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। ये मैंने एक शॉर्टकट आपको बता दिया है, आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। फिर मैं बता दे रहा हूँ, SOP, यस का मतलब होता है सेक्शन IPC का, ऑफेंस IPC का, पनिशमेंट IPC का डिफाइन किया गया है शेड्यूल फर्स्ट में, CRPC के शेड्यूल फर्स्ट में। C का मतलब होता है कॉग्निजेबल, B का मतलब होता है बेलेबल और T का मतलब होता है ट्राइएबल बाई विच कोर्ट। ये CRPC का है, इस पर आपको फोकस्ड रहना है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची जो फर्स्ट शेड्यूल है, अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। इस अनुसूची में भारतीय दंड संहिता की धाराओं में परिभाषित अपराधों का वर्गीकरण संज्ञेय या असंज्ञेय, जमानती या अजमानती रूप में किया गया है। इस अनुसूची में अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारित है, यह भी बताया गया। जब शेड्यूल फर्स्ट की बात आप करेंगे, जब शेड्यूल फर्स्ट आप बेयर एक्ट खोल करके देखेंगे तो पीछे शेड्यूल फर्स्ट आपको दिखेगा, जो मैंने बताया है उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे भी बताया गया शेड्यूल फर्स्ट में। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आता है। उपरोक्त सभी आते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय भी आता है, जमानती व गैर जमानती भी आता है, समन मामले व वारंट मामले सभी आते हैं। देखिए यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण से संबंधित है। इस अनुसूची में भारतीय दंड संहिता की धाराओं को परिभाषित कर उसका वर्गीकृत किया गया है, संज्ञेय व असंज्ञेय के रूप में, जमानती व अजमानती के रूप में। इस संहिता की धारा 2 भ में वारंट मीन्स कि 2W में, जो 2W है उसमें 2 भ में वारंट मामले को परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित होने वाले अपराध को वारंट मामले तथा सभी अपराध समन मामले हैं। इस प्रकार इस संहिता में भारतीय दंड संहिता में परिभाषित सभी धाराओं को संज्ञेय या असंज्ञेय, जमानती या अजमानती तथा वारंट मामले या समन मामले में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह से आपको बताया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत CRPC से संबंधित अपराधों को वर्गीकृत किया गया। तो ये शेड्यूल नंबर फर्स्ट में किया गया, मीन्स की प्रथम अनुसूची में इसको किया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है। तो आपको याद करके रखना पड़ेगा, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास शेड्यूल 7 आता है। शेड्यूल वहाँ पे शेड्यूल दिया, शेड्यूल फर्स्ट 12 शेड्यूल दिया, तो शेड्यूल 7 का ये विषय है। वहाँ पे संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो CRPC हमारा किसका मामला है, हमारा जो CRPC है वो समवर्ती सूची का मामला है। यहाँ पे आपको वो बात करके याद करके रखना पड़ेगा। ये कंकरेंट लिस्ट का मामला है, ना ये स्टेट लिस्ट का मामला है और ना ये सेंट्रल लिस्ट का मामला है। ये जो मामला है ये कंकरेंट लिस्ट का मामला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के सूची का विषय है, मीन्स की समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 2 के अनुसार दंड प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत है। ये बातें यहाँ पर बता दी गई हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कितने अध्याय व धाराओं में विभाजित किया गया है। तो आपको पता है 37 इसमें चैप्टर हैं और 484 इसमें धाराएं हैं। 37 चैप्टर है और 484 धाराएं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुल 37 अध्याय और 484 धाराओं को समाहित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 धारण करती है, क्या धारण करती है, 484 धाराएं ये धारण करती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है, केवल संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अगर संशोधन की बात आती है तो केवल संसद के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। स्टेट अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे MP का अमेंडमेंट हो जाता है। CRPC जब आप खोलेंगे बेरेट तो उसमें स्टेट अमेंडमेंट दिखता है, तो वो स्टेट का अमेंडमेंट होता है। स्टेट अपना अमेंडमेंट कर सकती है, उसको अगर ये चीज़ लगता है कि नहीं हमारे पास ये होना चाहिए तो अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन जब इसका कहा जाएगा इसमें संशोधन कौन करेगा, इसमें बदलाव कौन करेगा, तो वो केवल और केवल संसद करेगी।
ये पॉइंट आपको दिमाग में बैठा कर रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अमेंडमेंट कौन कर सकता है। क्या अमेंडमेंट, जब आप लोगों ने पहले देखा कि ये कॉन्करेंट लिस्ट का मामला है, मीन्स कि शेड्यूल 7 का मामला है, और शेड्यूल 7 में हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो जैसे ही आदमी कॉन्करेंट लिस्ट समझता है तो सोचता है कि ये तो स्टेट भी कर सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे संशोधन केवल और केवल संसद के द्वारा ही होगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यद्यपि एक केंद्रीय अधिनियम है और यह धारा 1 सब क्लास 2 के अनुसार संपूर्ण भारत पर लागू है। आपको ये बात भी यहाँ से पता चल गई, किंतु इस धारा के परंतु के अनुसार, मीन्स की प्रोवाइसो के अनुसार, इस संहिता के अध्याय 8, 10, 11 को छोड़कर बाकी उपबंध नागालैंड व जनजाति क्षेत्रों में लागू होता है और नागालैंड राज्य में केवल अनुपूरक, अनुषंगिक या परिणामिक उपांतरित रूप से लागू कर सकता है। इस रूप में मूल संहिता में संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है और राज्य के द्वारा केवल अनुपूरक, अनुषंगिक व परिणामिक उपरांतरों के रूप में ही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध करने की शक्ति प्रदान है। 31 अक्टूबर 2019 से J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद से जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख में भी CRPC हमारा लागू हो गया। ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन कब आया? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को आया, 2019 को ये आया, और इसी 31 अक्टूबर 2019 के आने के बाद से हमारा CRPC जो है वो जम्मू कश्मीर पे भी और लद्दाख पे भी अप्लाई हो गया है पूर्ण रूप से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कथन ए, यहाँ पे रीजन वाला क्वेश्चन बड़ा पूछता है। कथन ए और कारण आर को देखिए। कथन, दंड विधि संशोधन, दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है। 100% बात सही है कि भाई दंड विधि का काम क्या होता है? अपराध को रोकना। कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। जाहिर सी बात है, सेक्शन नंबर जब आप 42 पढ़ेंगे CRPC का तो उसमें दिया है कि प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। सिर्फ प्राइवेट व्यक्ति ही कैसे गिरफ्तार कर सकता है? उसमें जजेस भी गिरफ्तार कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है। जजेस किस मामले में गिरफ्तार कर सकते हैं? कॉग्निजेबल मामले में, नॉन कॉग्निजेबल मामले में, बेलेबल मामले में, नॉन बेलेबल मामले में, लेकिन विद इन ज्यूरिसडिक्शन में वो गिरफ्तार करेंगे। सेक्शन नंबर 43 में आप खोल करके देखेंगे तो ये सभी बातें दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है और मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है किसी व्यक्ति को। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अपराध को रोकने के लिए प्राइवेट व्यक्ति को अपराधियों को गिरफ्तार करने की कुछ दशा में विशेष परिस्थितियों में शक्ति दी गई है। इसी कारण कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल गया। रीजन एंड असर्शन से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन जो होता है वो बड़ा सटीक क्वेश्चन होता है। देखिए इस क्वेश्चन का वेटेज देखिए, ये कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। आप वेटेज को देखते रहिए, क्वेश्चन को ध्यान में देखते रहिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सबसे अद्भुत या अद्वितीय विशेषता निम्न में से किसे कहा जाता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथकीकरण से। जो हमारा पहले का जो हमारा CRPC था उसमें कार्यपालिका मीन्स की एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो पावर था वो एक ही में करके दे देता था। पता ही नहीं चलता था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन सा पावर इस्तेमाल करेगा और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो कौन सा पावर इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो हमारा अमेंडेड, जो हमारा न्यू CRPC आया जो कि 1973 का आया, इसमें दोनों के पावर को बाइफर्केट किया गया। ये बताया कि हाँ कार्यपालिका का क्या काम है और न्यायपालिका का क्या काम है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का वेटेज देखिए, बिहार, राजस्थान, यूपी, APO, राजस्थान, मीन्स की इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देखिए इसके एक्सप्लेनेशन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को दंड प्रक्रिया संहिता 1998 के स्थान पर विधि आयोग ने इसके सिफारिश को स्वीकार करते हुए लागू किया है। ठीक, जो कि 1 अप्रैल 1974 से प्रवृत्त हुआ। इस संहिता के अंतर्गत दंड न्यायालय के नवीन रचना कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। पहले क्या था, जो 1898 का हमारा CRPC था वो दोनों के पावर को एक ही में कर दिया था। CRPC के जो पावर दिया गया था, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया था, जो जुडिशरी मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया था, तो दोनों को पावर को क्लब कर दिया था। पता ही नहीं चलता था कि कब एक टाइम पे कौन वर्क करेगा, तो बड़ी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती थी। उसीलिए नया हमको CRPC लाने की आवश्यकता पड़ी, जो कि 1973 में हम लोगों ने नया CRPC ला दिया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में, देखिए इसको क्वेश्चन को देखिए, हाँ क्वेश्चन को देखिए, जमानती अपराध कौन से होते हैं? जमानती अपराध किसको कहते हैं? दंड प्रक्रिया की प्रथम अनुसूची में जितने जमानती अपराध का उल्लेख किया गया उसे जमानती अपराध किया जाएगा। शेड्यूल फर्स्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेड्यूल फर्स्ट से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। जो मैंने अभी सॉप CBT के बारे में बताया, सेक्शन ऑफेंस पनिशमेंट, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ट्राइबल बाई विच कोड, जो कि शेड्यूल फर्स्ट में दिया गया। किसके? CRPC के शेड्यूल फर्स्ट में दिया
किया गया है वो आपको लर्न करके रखना है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत होता है जो प्रथम अनुसूची में जमानत के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है। और जमानती अपराध से कोई ऐसा अपराध अभिप्रेत होता है जो धारा 2 में बताया गया है कि हाँ किसको जमानती अपराध कहते हैं, किसको जमानती अपराध नहीं कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे जमानती अपराध से तात्पर्य है ए और बी दोनों यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए ए और सी, ए और बी कैसे होगा। ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में जमानत के रूप में दिखाया गया। मैंने प्रथम अनुसूची के बारे में आपसे कई बार बता दिया। सॉप CBT उसका शॉर्टकट है, सेक्शन ऑफेंस पनिशमेंट। ये इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ क्वेश्चन बनेगा आप शेड्यूल फर्स्ट को नहीं जानेंगे, बार बार क्वेश्चन गलत करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। किस कॉलम में दिया गया है, ये किस कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है, किसके पनिशमेंट की बात कर रहा है, किसके सेक्शन की बात कर रहा है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। ऐसा अपराध जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया हो तब वो जमानत अपराध के रूप में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये जो सेक्शन नंबर 2 होता है, जो हमारा डेफिनेशन क्लॉज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसको लर्न करके रखना ही पड़ता है। पुलिस रिपोर्ट 2R में डिफाइन किया गया है, संज्ञेय मामला 2C में डिफाइन किया गया, जमानती अपराध 2A में डिफाइन किया गया, अन्वेषण 2H में डिफाइन किया गया है। मीन्स कि आपको इस तरह से हूबहू आपको इस तरह से ये चीज़ फैक्ट को लर्न करके ही रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है कि ये किस में डिफाइन किया गया। इसमें अंदर से क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि अंदर से क्वेश्चन बनने लायक ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित नहीं है तो अब उसको छोड़िए, इसको आप देखिए जांच कहाँ दिया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2G में जांच के बारे में बताया गया है। असंज्ञेय अपराध कहाँ दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 2L में दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट 2R में दिया गया है। लोक अभियोजक 2U में दिया गया है। 2U लोक अभियोजक का मतलब PP साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब कहाँ डिफाइन किए गए, CRPC के सेक्शन नंबर 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब डिफाइन किए गए। सेक्शन नंबर 25 में कौन डिफाइन किया गया है, APO को डिफाइन किया गया है, मीन्स कि APP साहब को डिफाइन किया गया। और सेक्शन नंबर 25A में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स को, उसके डायरेक्टरेट को 25A में डिफाइन किया गया। तो यहाँ से आपको सारा निकल गया कि लोक अभियोजक के बारे में कहाँ डिफाइन किया गया है, 2U में डेफिनेशन क्लॉजेस में। सेक्शन कहाँ है, सेक्शन नंबर 24 में डिफाइन किया गया। APP के बारे में कहाँ डिफाइन किया, सेक्शन नंबर 25 में डिफाइन किया गया। और डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन नंबर 25A में डिफाइन किया गया। तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसमें बता रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। जांच धारा 2(6) में बताया गया है, न्यायिक कार्यवाही 2(6) में बताया गया है, प्लीडर 2(थ) में बताया गया है। अब यहाँ पे जब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ सकता है। देखिए वही चीज़ बताया गया है कि इसमें 2(6) में बताया गया, 2(झ) में बताया, 2(घ) में बताया गया है और 2U में बताया गया है प्लीडर कौन होता है, जो किसी के बिहाफ पे केस देखता है उसी को प्लीडर कहते हैं। अब ये प्लीडर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट प्लीडर भी हो सकता है, प्राइवेट प्लीडर भी हो सकता है, जिसको हम लोग वकील कहते हैं, जो हम लोग हैं उसी के बारे में बता रहा है 2U प्लीडर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब कौन सा सुमेलित नहीं है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट, यहाँ पे परिवाद की बात कर रहा है, मीन्स की कंप्लेंट कहाँ किया जाता है, मजिस्ट्रेट को किया जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किया जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को करते हैं तो क्या होगा, सेक्शन नंबर 190 ऑफ CRPC के तहत आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, कंप्लेंट 2 प्रकार से आप कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं। किस मामले में कंप्लेंट कर सकते हैं, कॉग्निजेबल मामले में भी कर सकते हैं और नॉन कॉग्निजेबल मामले में भी आप कर सकते हैं। अगर कब कंप्लेंट कर सकते हैं, जब आपका FIR नहीं लॉन्च किया जाता है तब आप कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये 2(द) में पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। निर्णय की अंतर्वस्तु के बारे में धारा 354 में बताया गया। पीड़ित प्रतिकर स्कीम धारा 357 क में बताया गया है, जबकि धारा 357 न्यायालय द्वारा प्रतिकर देने के आदेश से संबंधित है। और पीड़ित प्रतिकर स्कीम के बारे में बताया गया है धारा 357 क में। अगर किसी को कोई पीड़ित है उसको प्रतिकर देना है तो कौन देगा, जो पार्टी उसको पीड़ित किया है वही पार्टी उसको क्या करेगा, पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत उसको मुआवजा देगा। अजमानती अपराध से अभिप्रेत है। अजमानती अपराध कौन सा अपराध होता है, वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध नहीं बताए गए हैं उसको जमानती अपराध कहा जाएगा, उसको अजमानती अपराध कहा जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड A के अनुसार
अजमानती अपराध से अभिप्रेत है, अजमानती अपराध से भिन्न कोई अपराध जिसको हम लोग अजमानती अपराध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अजमानती है, जमानती व गैर जमानती अपराध की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है? तो ये शेड्यूल फर्स्ट में दिया गया। शेड्यूल फर्स्ट आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार शेड्यूल फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और इसका वेटेज भी देखते जाइए कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जमानती व गैर जमानती अपराधों की परिभाषा संहिता की धारा 2 में दी गई है तथा इस अपराधों की सूची अनुसूची 1 में दी गई है, जबकि अनुसूची 2 में विभिन्न प्रारूपों को जैसे समन, वारंट, कुर्की, प्रतिभूति, बंधन पत्र, आदेश का इत्यादि का प्रारूप दिया गया। मीन्स की फॉर्म के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सा फॉर्म होता है, शेड्यूल 2 में दिया गया। तो फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो शेड्यूल फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित न्यायालयों के वर्ग पर विचार कीजिए। निम्नलिखित न्यायालयों के वर्ग पर विचार कीजिए। सबसे पहले उच्च न्यायालय होगा, फिर सत्र न्यायालय होगा, फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, फिर उसके बाद से कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या मिस है? यहाँ पे सीजीएम का जो है कोर्ट वो मिस किया गया है, क्योंकि वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। जब आप सेक्शन नंबर 6 आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो उसमें सीजीएम को नहीं इंक्लूड किया गया। निम्नलिखित न्यायालयों में वर्गीकरण पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय आ जाएगा, सत्र न्यायालय आ जाएगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट आ जाएगा, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट आ जाएगा, महानगर मजिस्ट्रेट आ जाएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट आ जाएगा। लेकिन ये सीजीएम उसमें नहीं शामिल होगा। यही आपको दे करके फंसाया जाएगा कि क्या सीजीएम भी सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग आएगा? नहीं दोस्तों, सीजीएम नहीं आएगा। सीजीएम के लिए यहाँ पे प्रावधान नहीं किया गया। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो 1, 2, 3 चारों का चारों करेक्ट है। यहाँ पे सीजीएम दिया होता तो ऑप्शन कोई ना कोई इसमें इनकरेक्ट होता। अब देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6 के अधीन उपरोक्त चारों वर्ग के न्यायालयों द्वारा दंड न्यायालयों के वर्ग में आते हैं, बाकी कोई इसके अंतर्गत नहीं आता है। एक जनपद में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं? 4 प्रकार के आपराधिक न्यायालय होते हैं। अब कौन कौन से 4 प्रकार के न्यायालय आपराधिक होते हैं? सेक्शन नंबर 6 में आप पढ़ेंगे वही चीज़। सत्र न्यायालय होता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, फिर उसके बाद से सेकंड क्लास महानगर मजिस्ट्रेट होता है, फिर महानगर मजिस्ट्रेट जिसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होता है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। इससे ज़्यादा कोई मजिस्ट्रेट नहीं होता है। इसी 4 प्रकार के मजिस्ट्रेटों के बारे में सीआरपीसी बात करता है। सीजीएम वगैरह के बारे में सीआरपीसी बात नहीं कर रहा है। सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकता है? ये बात सेक्शन नंबर 6 में कहा गया। अभी आप लोगों ने सबसे पहले उच्चतम न्यायालय को ही देखा, मीन्स हाई कोर्ट को ही देखा। हाई कोर्ट किसकी प्रक्रिया को अपनाता है? अगर उसको ट्रायल करना होता है तो ट्रायल का क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट को नहीं होता है। अगर ट्रायल करना भी होता है तो किस तरह से ट्रायल करेगा? जो सेशन कोर्ट में जिस तरह से ट्रायल किया जाता है उसी प्रक्रिया को हाई कोर्ट भी अपना ट्रायल करने के लिए अपनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6 दंड न्यायालयों के वर्ग से संबंधित है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय, सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और नगर और महानगर मजिस्ट्रेट जिसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, कार्यपालक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के न्यायालय दंड न्यायालय के वर्ग में सम्मिलित हैं। यही लोग सम्मिलित हैं, इसके अलावा कोई सम्मिलित नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवृत्त हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कब से प्रवृत्त हुआ था। 1 जनवरी 1974 को ये प्रवृत्त हुआ था, 1 अप्रैल 1974 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन दंड न्यायालय नहीं है? अब कौन दंड न्यायालय नहीं है? देखिए यहाँ पे किसको किसको कह रहा है दंड न्यायालय नहीं है। जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आपका ऑप्शन है, देखिए किशोर न्यायालय दंड न्यायालय नहीं है, पंचायती अदालत दंड न्यायालय नहीं है, हमारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड न्यायालय। अभी मैंने आपको कई बार इस चीज़ को बता दिया कि दंड न्यायालय में हमारे पास 4 आएगा। हाई कोर्ट आ जाएगा, सेशन कोर्ट आ जाएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट आ जाएगा, उसके बाद से जेएम फर्स्ट आ जाएगा, जेएम सेकंड आ जाएगा। बस इतना ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। धारा 6 में इन दोनों को क्या कहते हैं? किशोर न्याय अधिनियम 2000 को ये न्यायालय दंड न्यायालय नहीं माना गया है और पंचायती अदालत को दंड न्यायालय नहीं माना गया है सीआरपीसी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दंड न्यायालय के वर्ग में सम्मिलित नहीं है। क्या जिला न्यायालय दंड न्यायालय में सम्मिलित नहीं है? दंड न्यायालय में कौन कौन सा सम्मिलित है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के अधीन सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड न्यायालय के वर्ग में आते हैं। इस प्रकार जिला न्यायालय दंड न्यायालय के वर्ग में सम्मिलित नहीं है। तो ये जो जिला न्यायालय आपका है ये दंड न्यायालय के अंतर्गत नहीं शामिल होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकता है। 1 मिलियन मीन्स की 10 लाख वहाँ पे पॉपुलेशन होना चाहिए। सेक्शन नंबर 8 में ये बातें बताई गई हैं। जब आप सेक्शन नंबर 8 खोल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा 10 लाख लोग होंगे तो उसको महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, उसको महानगर कहा जाएगा। वहाँ पे कौन होगा? हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वहाँ पे एमएम साहब होंगे, मीन्स की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब होंगे। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 8 के अनुसार राज्य सरकार किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र तभी घोषित करेगा जब उसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो, तभी
उसको क्या कहते हैं महानगर क्षेत्र घोषित किया जाएगा। अभी प्रयागराज को भी महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है हाल ही में। ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किसको यूपी पीसीएस का एग्जाम हम देने जा रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये कराया जा रहा है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया, क्या पता हो सके तो ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में किसको अभी क्या कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया गया, तो ये प्रयागराज को भी घोषित किया गया। किसी जनपद में सत्र न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार किसको दिया गया? राज्य सरकार को ये सुविधा दिया गया कि राज्य सरकार ही किसी पद का सृजन कर सकता है। पद का सृजन का मतलब सत्र न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जाएगा, हाईकोर्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 सब क्लॉज 1 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए सेशन सत्र न्यायालय स्थापित करेगा। इस धारा के अनुसार किसी जनपद में सत्र न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार राज्य सरकार के पास है। सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? नियुक्त करने की बात आती है तो उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। जब हम सेक्शन 9 सब क्लॉज 2 पढ़ेंगे सीआरपीसी का, तो उसमें ये बातें बताई जाती हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 सब क्लॉज 2 के अनुसार प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी होगा, जो कि उच्च न्यायालय के द्वारा उसको क्या किया जाएगा? उसको नियुक्त किया जाएगा। सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को नियुक्त कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा। मीन्स कि जो भी आपका अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट हाईकोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 सब क्लॉज 3 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक न्यायाधीशों के सेशन न्यायाधीश के अधिकारिता का प्रयोग करते हुए नियुक्त कर सकता है। वही सेशन मीन्स कि हाईकोर्ट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य सरकार सेशन न्यायालय स्थापित करेगा। किसके द्वारा किया जाएगा? स्थापित हाईकोर्ट की मीन्स की कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। उसमें अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? हाईकोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 9 सब क्लॉज 1 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायाधीश की स्थापना, एक सेशन न्यायालय की स्थापना करेगा। मीन्स की कोर्ट का स्थापना को किसके द्वारा किया जाएगा? कोर्ट की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। जजेस के अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? हाईकोर्ट के द्वारा किया जाएगा। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का हस्तांतरण किया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा। जब बाई अपॉइंटमेंट यही किया है तो ट्रांसफर भी कौन करेगा? यही करेगा। इसी के पास पावर है, कोई अन्य के पास तो पावर है नहीं। देखिए यहाँ पे लिया, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश के न्यायाधीशों का हस्तांतरण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। संहिता में धारा 9 सत्र न्यायालय से संबंध उपबंध समाविष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ये सभी जो भी नियुक्ति का किसी की भी नियुक्ति की बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वो उच्च न्यायालय, आप आंख बंद करके मार दीजिएगा, आपका नंबर दे के जाएगा, आपका नंबर लेके नहीं जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 12 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति तथा अधीनस्थ अधिकारिता से संबंधित। इसके अनुसार उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगा। ये सब हाईकोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। आपको ये लर्न हो गया होगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 में की उपधारा 2 के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। ये तो लर्न हो गया होगा। पीड़ित की परिभाषा कहाँ दिया गया है? ये अमेंडेड परिभाषा है, 2WA में दिया गया है कि 2005 से ये अमेंड करके इसको इसमें डाला गया है। नेक्स्ट देखिए, अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठक करना अवैधानिक नहीं था। यह धारित किया गया था केहर सिंह बनाम स्टेट के मामले में, जो कि 1989 का मामला है। उक्त अवधारण केहर सिंह बनाम स्टेट 1989 क्रिमिनल लॉ जर्नल के बाद में ये बताया गया है कि मीन्स कि जेल में भी, तिहाड़ जेल में क्या लगा था? सत्र न्यायालय बैठा था। तो ये अवैधानिक नहीं था? तो नहीं, ये अवैधानिक नहीं था। ये बात कहाँ पे बताया गया? केहर सिंह बनाम स्टेट के मामले में ये बात बता दिया गया है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में है? राज्य सरकार के और उच्च न्यायालय के, राज्य सरकार के और न्यायिक और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकारिता में। ये उच्च न्यायालय के अधिकारिता में नहीं है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता नियंत्रण में है। बी और सी के नियंत्रण में है। मीन्स की उच्च न्यायालय के नियंत्रण में है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में, राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है। यहाँ पे सॉरी, थोड़ा सा गलती हो रहा था, राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? अपॉइंटमेंट हाईकोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। और न्यायिक मुख्य मजिस्ट्रेट मीन्स की जो हमारा CGM होता है, न्यायिक मुख्य मजिस्ट्रेट, उसी के अंतर में ये होंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताती है। धारा 14 सब क्लॉज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन सभी क्षेत्रों में स्थानीय सीमा
परिनिश्चित कर सकता है, जिसके अंदर धारा 11 व धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का है या उनमें किन्हीं का प्रयोग कर सकता है या जज संहिता के अधीन उनमें निहित की जाएंगी। ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से केवल एक ही कथन सही है। सही कथन क्या है? प्रत्येक द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। मीन्स कि सीजीएम के अंडर में जितने भी सभी मजिस्ट्रेट आएंगे वो सभी सीजीएम के अंडर में आएंगे। ठीक, वो एसीजीएम भी हो सकते हैं, मीन्स कि ये दोनों सीजीएम बराबर होते हैं, तो इसके नीचे ही सभी आएंगे, इनके ऊपर कोई नहीं जाएगा। मीन्स कि अगर दंडाधिकारी की बात करते हैं, क्योंकि इनको 7 साल तक के सजा देने के प्रावधान के बारे में बताया गया है। जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है उनको 3 साल तक, जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है वो 1 साल तक का सजा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी अधिकारिता को बांटा गया है और फर्स्ट इक्वल एमोंग होते हैं, सब इक्वल होते हैं, लेकिन जो सीजीएम होता है वो सब पे राज करता है। मीन्स कि जैसे क्लास में हम लोग देखते हैं एक लीडर होता है, तो वो लीडर होता है। क्लास में स्टूडेंट तो सभी होते हैं, उसी स्टूडेंट के बीच से ही किसी को लीडर बना दिया जाता है। उसी तरह हमारा सीजीएम काम करता है कि सीजीएम मीन्स कि सभी एक ही हायरार्की के होते हैं, उसी में से किसी को एक सीजीएम बना दिया जाता है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है? कौन दे सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जा सकता है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15 में उपधारा 2 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य विवरण के बारे में नियम बना सकता है। सीजीएम के द्वारा ये नियंत्रण बनाया जा सकता है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। अब देखिए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट की। कार्यपालक मीन्स की एग्जीक्यूटिव की बात की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाए। ये जुडिशरी की बात नहीं कर रही है, कार्यपालक की बात कर रहा है, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, डीएम साहब की बात कर रहा है। इसके व्याख्या को देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 20 सब क्लॉज 1 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्ति को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट में क्या कौन आ जाते हैं? डीएम साहब आ जाते हैं, एसडीएम साहब आ जाते हैं, एडीएम साहब आ जाते हैं। ये लोग क्या है? ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है। अब जितने को भी राज्य सरकार उचित समझे उनको नियुक्त कर सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जमानत नियम है, कारागार अपवाद है। यह कथन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किसके केस में? मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश के राज्य में किया गया। जमानत नियम है, कारागार अपवाद है। यह कथन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया। किस केस में किया गया? मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश के मामले में किया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। जमानती और अजमानती श्रेणियों में अपराध का विभाजन एक युक्ति है जिसके अभियुक्त को जमानत पर छोड़े न जाने की दहलील निर्णय मीन्स की देयर्स डिसीजन लिया जा सकता है। किसी अपराध को इस श्रेणी में यह कहकर आवश्यक छोड़ नहीं दिया जाएगा कि अजमानती अपराध में अभियुक्त को कतई नहीं छोड़ा जाएगा, उसका बेल पाने का अधिकार रहता है। अजमानती मामले में जमानत की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है। जहां अजमानती अपराध आ जाता है वहां पे आप राइट एज ए क्लेम नहीं कर सकते हैं अपने बेल को। ऐसे मामले में जमानत न्यायालय के विवेक की विषय वस्तु बन जाती है। जहां पे नॉन बेलेबल मामला है वहां पे न्यायालय की विवेक पर बन जाता है। अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं आप नॉन बेलेबल में है, नॉन बेलेबल में आपको जमानत नहीं देना है, तो वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे काम करता है। अगर कोर्ट चाहता है तो आपको जमानत देगा, कोर्ट नहीं चाहता है तो आपको जमानत नहीं देगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की उपधारा 1 में लोक अभियोजक शब्द के पश्चात अंत स्थापित शब्द है। एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक की बात की गई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के उपधारा 1 में लोक अभियोजक शब्द के पश्चात एक या अधिक अपर लोक अभियोजक शब्द को अंत स्थापित किया गया है। ये बात बताई गई है सेक्शन नंबर 24 में। सेक्शन नंबर 24 वही पीपी साहब के बारे में बात किया जा रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात किया जा रहा है। वही केस की ओपनिंग करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के द्वारा ही केस की ओपनिंग की जाती है। लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है। अब ये देखिए, लोक अभियोजक की नियुक्ति कैसे होती है? उच्च न्यायालय के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा, पहली बात ये बता दें। दूसरा, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा लोक अभियोजकों की नियुक्ति होती है। अब लोक अभियोजक किस प्रकार से नियुक्त होते हैं? इनका एक पैनल बनता है जो कि डीएम साहब की अध्यक्षता में ये पैनल बनता है, उसी प्रकार से ये नियुक्त होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के
जब 24 का आप सब क्लास 4 पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, 24 का सब क्लास 4 आप पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा कि आपको डीएम साहब एक पैनल बनाएंगे, डीएम साहब के पैनल में ही इस पीपी साहब को क्या किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 सब क्लास 4 के अनुसार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात उच्चतम न्यायालय के लिए तथा जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से जिला या स्थानीय क्षेत्र के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकता है। उत्तर प्रदेश ने धारा 24 सब क्लास 5 में लोप उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा कर दिया है, जिसके उपरांत राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के विवेकानुसार लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकता है। ये उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट की बात कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, यहां से यहां तक आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अंतर्गत लोक अभियोजक से अभिप्रेत है तथा उसमें शामिल है। कौन कौन लोक अभियोजक से अभिप्रेत है, कौन कौन लोक अभियोजक में शामिल है? धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति लोक अभियोजक के पद में शामिल है। लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले कोई व्यक्ति की बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के अनुसार लोक अभियोजक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो केवल दंड प्रक्रिया संहिता धारा 24 के अधीन नियुक्त है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य कर रहा है। लोक अभियोजक उसी को बनाया जाता है जिसका 7 साल का प्रैक्टिस होता है, वही लोक अभियोजक बनता है। उसके अलावा कोई लोक अभियोजक नहीं बनता है, क्योंकि भाई नॉलेज तो होना चाहिए लोक अभियोजक बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो ये राज्य शासन के द्वारा, मीन्स की राज्य सरकार प्राधिकृत होता है लोक अभियोजन वहां पे लागू करने के लिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 में उपधारा 3 के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार को होती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे बता रहा है, कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता है यदि उसका नाम जिला दंडाधिकारी की सूची में न हो। अगर जिला दंडाधिकारी की सूची में, मीन्स की जो डीएम लिस्ट बना रहा है, अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे मैंने 24 के बारे में बताया था, सेक्शन नंबर 24 के बारे में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 सब क्लास 5 के अनुसार राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगा जिसका नाम सत्र न्यायाधीश के परामर्श पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की गई सूची में न हो। धारा 24 सब क्लास 5 विशेष उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश अधिनियम में 24वीं धारा को उपरोक्त उपबंध का लोप कर दिया है, मीन्स की छूट दी गया है। अतः इस अधिनियम के अनुसरण में दिनांक 16/2/1991 में राज्य लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार के विवेकानुसार की जाती है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट है, ये उत्तर प्रदेश के लिए है, बाकी किसी अन्य स्टेट के लिए नहीं है। आप देखे थे कि ये कंकरेंट लिस्ट का मामला है, तो इसमें स्टेट भी कानून बना सकता है, अपने लिए बना सकता है, लेकिन संशोधन किसके द्वारा किया जाएगा? पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वो कम से कम 7 वर्ष प्रैक्टिस कर लिया होगा, तभी लोक अभियोजक वो बन सकता है, अन्यथा वो लोक अभियोजक नहीं बन सकता। ये कहाँ बताया गया? 24 के सब क्लॉज 7 में ये बात बताई गई है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 की उपधारा 7 के अनुसार कोई व्यक्ति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वो कम से कम 7 वर्ष तक के रूप में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। क्वेश्चन नंबर 31, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक विशिष्ट लोक अभियोजक को कम से कम कितने वर्ष के अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए? तो ये किस सेक्शन में बताया गया? अगर स्पेशल आपको बनना है, स्पेशल लोक अभियोजक बनना है, तो आपको उसमें के लिए 10 साल का प्रैक्टिस चाहिए। ये किस सेक्शन में बताया गया? 24 के क्लास 8 में बताया गया है। 24 का सेक्शन नंबर 24 के क्लास 8 में देखेंगे तो यहाँ पे 10 साल का प्रोविजन के बारे में वहाँ पे बताया गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 की उपधारा 8 के अनुसार विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए कम से कम 10 वर्षों की विधि व्यवसाय करना आवश्यक है। अगर 10 वर्ष से वो विधि व्यवसाय कर रहे हैं, मीन्स की एज एडवोकेट वो वर्क कर रहे हैं, तो उनको स्पेशल बनाया जा सकता है। वो कहाँ बताया गया? 24 के सेक्शन नंबर 24 के सब क्लॉज 8 में बताया गया। मजिस्ट्रेट ने न्यायालय में अभियोजन संचालित करता है, कौन करता है? सहायक लोक अभियोजक के द्वारा किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 25 की उपधारा 1 के प्रावधान के अनुसार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामले का संचालन सहायक लोक अभियोजक द्वारा शुरू किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक सरकार की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। सेकंड देखिए, लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक लिखित प्राधिकार से न्यायालय में हाजिर होते हैं और अभिव्यक्त करते हैं। थर्ड देखिए, लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक दोनों ही मजिस्ट्रेट के न्यायालय व सत्र न्यायालयों में अभियोजन संचालित करने के लिए नियुक्त होते हैं। ये तीनों बात सही कह रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों बात सही कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ पे, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? धारा 25 में सहायक लोक अभियोजक की बात की जाती है, जिसको एपीओ की बात हम कर रहे हैं, जो एपीओ का हम लोग एग्जामिनेशन देते हैं कभी कभार। यहाँ पे देखिए जैसे एपीओ लिखा है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की जा रही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक मीन्स असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तथा धारा 24 के अंतर्गत लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जाती है तथा धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एवं धारा 20 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। ये आपको पूरा लर्न करके रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो, उसे जांच में भाग न लिया हो, और उसके बाद से देखिए वह पुलिस अधीक्षक के पद पर हो, उसका पद इंस्पेक्टर के पद के नीचे का नहीं हो और उसने जांच में भाग नहीं लिया हो, तभी उसको नियुक्त किया जा सकता है, अन्यथा उसको नहीं नियुक्त किया जा सकता है। कैसे नियुक्त किया जा सकता है? एज अ लोक अभियोजक उसको नियुक्त किया जा सकता है अगर वहाँ पे लोक अभियोजक नहीं है। जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले में प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है, परंतु पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा को यदि उसने उस अपराध में अन्वेषण में भाग लिया हो। अगर कोई अन्वेषण में उसमें भाग लिया तो को नहीं नियुक्त किया जाएगा। जिसके बारे में अभियुक्त अभियोजन किया जा रहा है उसमें नहीं किया जाएगा। यदि वो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे है, मीन्स कि अगर वो जो एसआई है उसके पंक्ति से नीचे है तो उसको भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अभियोजन निदेशालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 25 क में संशोधन करके अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो ये 2005 के अधिनियम क्रमांक संख्या मीन्स की एक्ट नंबर 25 2005 के तहत इसको जोड़ा गया, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 क की उपधारा 1 के अनुसार राज्य सरकार एक अभियोजक निदेशालय स्थापित कर सकता है, जिसमें एक अभियोजक निदेशक और उसके उतने अभियोजन उप निरीक्षक होंगे जितने वो ठीक समझे। यह उपबंध दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 का अधिनियम संख्या 5 की धारा 4 के अंतर्गत अंतः स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? उपखंड अधिकारी के द्वारा। उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, सत्र न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इनके द्वारा नहीं किया जा सकता। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 26 में किसी अपराध के विचारण के लिए उपखंड अधिकारी के न्यायालय का उल्लेख नहीं किया गया। मीन्स की जो एसडीएम साहब होते हैं वो नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और धारा 376 क से घ तक में अपराधों के लिए विचारण महिला पीठासीन न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। यह बात बता दिया गया है सेक्शन नंबर 26 के सब क्लॉज क में बता दिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 4 द्वारा धारा 26 क में एक परंतु मीन्स की एक प्रोवाइजो अंतः स्थापित किया गया, ऐड किया गया है, और इसके अनुसार यह बताया गया है कि धारा 376 क से अंग तक के अपराधों का विचारण यथाशक्त महिला पीठासीन न्यायाधीशों के द्वारा किया जाएगा। मीन्स की जो रेप का मामला होता है, जो रेप का पनिशमेंट होता है, उसमें विचारण कौन करेगा? उसमें जो हमारा फीमेल जजेस होंगी वही इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में वहाँ पे काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किशोर के मामले से अधिकारिता से संबंधित है? धारा 27 में किशोर से संबंधित है। यहाँ पे जो किशोर की बात की जा रही है सीआरपीसी में, ये उनका एज 16 साल है, और जब हम लोग पॉस्को एक्ट की बात करते हैं, मीन्स की जो पॉस्को है उसमें एज 18 साल है, तो यहाँ पे आपको एज भी लर्न करके रखना पड़ेगा। आईपीसी इसको सीआरपीसी 16 साल मानता है और जो पॉस्को मानता है इसको 18 साल मानता है। ये पॉस्को हो गया और ये आपका सीआरपीसी हो गया, तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एज के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सके तो आगे एज का भी क्वेश्चन होगा। किशोर के मामले में अधिकारिता का प्रावधान संहिता की धारा 27 में है। धारा कहती है कि किसी ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जिसकी आयु उस तारीख को जब वो न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जा रहा हो तो 16 वर्ष से कम होगा। यहाँ पे देख लीजिए बात लिखा है 16 वर्ष से उसकी आयु कम होनी चाहिए, लेकिन यही जब हम पॉस्को की बात करते हैं तो यहाँ पे 18 साल की बात की जाती है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे किशोर से संबंधित अन्य प्रदित विधि द्वारा विशेष सशक्त किया गया हो, वही कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन से दंड पारित कर सकता है? उच्च न्यायालय कौन दंड पारित कर सकता है? कोई भी दंड विधि द्वारा प्राधिकृत हो, कोई भी दंड मीन्स की हाईकोर्ट कोई भी दंड पास कर सकता है। जो सेक्शन नंबर 53 में इंडियन पिनल कोड के सेक्शन नंबर 53 में जो दंड बताया गया उस 5 दंड में से कोई भी दंड हमारा हाईकोर्ट पास कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 उच्चतम न्यायालय सत्र न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला दंड
दंडादेश उपबंधित करती है। धारा 28 सब क्लॉज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकती है, अर्थात कोई भी दंडादेश जो कि भारतीय दंड संहिता भारतीय विधि में प्रधानित है। मींस कि भारत की विधि में कहां पे दंड के बारे में बताया गया, आईपीसी में बताया गया। आईपीसी में किस सेक्शन बताया गया, सेक्शन नंबर 53 में दंड के बारे में बताया गया। उसमें से कोई भी दंड कौन दे सकता है, हमारा आईपीसी में जो भी दंड दिया गया है वो हमारा हाईकोर्ट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है। ये सत्र न्यायालय के द्वारा पास किया जा सकता है, क्योंकि सत्र न्यायालय के पास ये पूरी हैरार्की होती है कि वो कितना दंड दे सकता है, कितना दंड नहीं दे सकता है। इस पर भी मैं किसी दिन चर्चा कर लूंगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 28 उपधारा 2 के अनुसार सत्र न्यायालय सत्र या अपर सत्र न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। अगर सत्र न्यायालय किसी को मृत्यु दंड दे देता है तो उसको पुष्टि कराने के लिए, मींस का उसका रेक्टिफिकेशन कराने के लिए कहां भेजा जाता है, हाई कोर्ट में भेजा जाता है। ठीक, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 आ रहा है, हत्या के वाद में परीक्षण निम्न में से कौन सा न्यायालय कर सकता है। यह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वारा किया जा सकता है हत्या के मामले में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 26 क में उपबंधित है कि भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण, परीक्षण, ट्रायल उच्च न्यायालय द्वारा या सत्र न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा हो सकेगा जिसका उसका विचारण होना प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। मीन्स कि आपको कहीं भी देखना है तो धारा मीन्स की शेड्यूल फर्स्ट को ही आपको देखना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के बाद का परीक्षण सत्र न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 324 के अंतर्गत अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा, मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय होगा। ये कहां दिया गया है, हमारा शेड्यूल फर्स्ट के कॉलम नंबर 6 में हमको ये बातें बता दी गई हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार प्रथम वर्ग के अपराधों के लिए सूची को देखने के लिए कॉलम 6 में वर्णित भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अपराध का विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 यहां पर देखिए, कोई सहायक सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है। मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के अधिक अवधि के लिए कारावास के अतिरिक्त कोई अन्य भी दंड दे सकता है। ये क्वेश्चन का वेटेज देख लीजिए, क्वेश्चन कहां पूछा है। दोस्तों इस सीरीज में इतना ही था। अब नेक्स्ट जो सीरीज हो रहा है उसमें मैं आप लोगों के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आता हूं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वो आपके लेवल का होगा, जो यूपी पीसीएसजे मांगता है उसी पीसीएसजे के लेवल का मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आने वाला हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप अगर ये वीडियो समाप्त कर लेते हैं तो इसके बाद आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।